रासायनिक काल में हम लोगों ने देखा इस प्रकार से तत्व के परमाणु अपने वायतन कोश के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, त्याग कर या ग्रहण करके, अपना अथवा किसी तरह से अष्टक पूरा करके किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, अन्य तत्व को डोनेट करके हुए अपना इलेक्ट्रॉन अणु का या यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें सबरे लुईस के नियमों का, सिल्विक के ऑक्टेट नियमों का पालन हुआ। अब कुछ ऐसे तत्व हैं जो अष्टक नियम का विरोध करते हैं, अष्टक नियम के अपवाद माने जाते हैं। PCl5, H2SO4, H3PO4 जैसे तत्व, H2H2O7, ये सारे तत्व जो होते हैं वो अष्टक नियम का विरोध करते हैं, अर्थात अपने वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी रख लेते हैं। आइए PCl5 को देखें। PCl5 मतलब P का कितना होता है 15, क्या है 2, 8 और 5, 17 Cl है, इनका क्या है 2, 8 और 7। बनाने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है उसके वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो P के वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। पांचों को समान दूरियों पर व्यवस्थित करते हुए और हर क्लोरीन का परमाणु के साथ साझा करते हुए इलेक्ट्रॉनों का दिखा दिया जाता है। क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉनों को भी अलग अलग दिखा दें हम। याद रहे कि जितने इलेक्ट्रॉन P के हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसी के सामने अगले के भी या Cl के भी होंगे जिनसे कि उन्हें साझा कराना है, क्योंकि साझा समान इलेक्ट्रॉनों में होता है, आसमान में नहीं होता है। इसलिए जितने P के हैं उतने Cl के भी होने चाहिए आमने और सामने। तो सबके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। P क्या करता है, अब तक 3 से साझा किया था, 2 को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था। अब यहाँ क्या करेगा कि सभी से साझा कर लेगा ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। तो साझा कर लिया कि तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे ही, 5 से साझा किया तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अष्टक नियम के विरुद्ध हो गए। इस तरह से ये तत्व अपने वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तत्व को रख करके अष्टक नियम का अपवाद कहलाया। P ने क्या किया, ये क्या था, लुईस बिंदु सूत्र था। इसको क्या हम लोग कहते हैं, लुईस बिंदु सूत्र। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दिखाया गया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर डॉट द्वारा दिखाया गया या क्रॉस द्वारा दिखाया गया। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं लेकिन सबके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैच न खा जाए, इसलिए भिन्न भिन्न तत्व के इलेक्ट्रॉन को भिन्न भिन्न संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये न समझिएगा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अलग निकलते हैं, अलग शेप साइज के हैं, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन अलग शेप साइज के हैं। नहीं, ना तो शेप साइज दोनों का अलग है, ना नेचर अलग है, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, चाहे जहां भी हो वो उसी प्रकार से रहेंगे। लेकिन भिन्नता दिखाने के लिए कौन क्लोरीन का है, कौन फास्फोरस का है, कौन साझा कर रहा है, कौन दिया जा रहा है और कौन ग्रहण किया जा रहा है, इस तरह से भिन्न भिन्न आकार में दिखाने से वो स्पष्ट हो गया। अब ये क्या है, सबके साथ साझा किया, तो सबके साथ साझा करके इसने क्या किया, सिंगल बंध बना दिया। ये क्या था, बंध। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का कितना है, 16 होता है। 16 इसको बांटेंगे 2, 8 और 6। सल्फर के वायतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 है, इसके भी वायतन कोश में 6। आइए सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन,
हमने कहा कि वह परमाणु में एक केंद्रीय परमाणु होता है जो सभी को अपने इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से सबका अष्टक पूरा करता है, स्वयं अपना भी पूरा कर लेता है। तो इसके वायतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इनके वायतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2। ध्यान रहे हमने अभी बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन एक पार्टी के होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन अगली पार्टी के होंगे, क्योंकि दोनों में समान से साझा होना है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन का भी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 अलग पार्टी होंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन। पहले केस में हमने क्या देखा था कि ये 2 से साझा करके, दोनों ऑक्सीजन से साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है और शेष ऊपर नीचे वाले ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि ये सभी से साझा करके किसी के साथ कोई भेदभाव और दुराव नहीं करता है। तो सभी के साथ साझा करने से वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 तो इनके ऑलरेडी थे, 6 2 8 9 10 11 और 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन चाहे जितना हो जाए, ये सभी के साथ अपना साझा करके अपना अष्टक नियम का अपवाद बना, अपने को अष्टक नियम का अपवाद बना लेता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो क्या हो जाती है 8 से ज्यादा। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एकल इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए एकल बंध या सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर 2 का साझा हो रहा है, इसलिए 2 बंध डबल बंध बन गए। यह स्ट्रक्चर भी अष्टक नियम के अपवाद के अनुसार दिखाया गया है। उसी प्रकार से ये पी सभी के साथ साझा करेगा, चारों ऑक्सीजन के साथ साझा कर लेगा। यहाँ पर सल्फर सभी ऑक्सीजन के साथ साझा करके अपने वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक रख लेता है, जिसे हम अष्टक नियम का अपवाद कर लेते हैं। तो ये रहा आपका अष्टक नियम के अपवाद। अब हम एक और आते हैं कि फायंस नियम क्या है, किस प्रकार ये वायतन कोश से इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, क्या होता है उनके बीच। तो हम देख रहे हैं कि यह एक धन आवेशित है और हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और अगला हमारा क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो अगर इनका इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ आकर्षित होना होगा तो इनकी संरचना जो है वो ये धन है और इनकी संरचना जो है वो ये हो जाती है। इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ विस्थापित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और अगला हमारा जो है यहाँ पर है ही है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। तो ध्रुवण के द्वारा या फायंस नियम के द्वारा हम किसी तत्व के वायतन कोश के इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण या प्रतिकर्षण को दिखा करके उस आकार, उस अणु की शेप और साइज को हम क्लियर करते हैं कि उस अणु का शेप और साइज किस प्रकार से होगा। तो आकर्षित होने की यह क्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। तो फायंस नियम डिपेंड किस पर करता है? आयनों के आकार पर। आयन का आकार जितना ज्यादा होगा किसका? धन आयन का, उसमें ध्रुवण की मात्रा उतनी ही कम होगी, लेकिन ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा ध्रुवण की मात्रा उसमें उतना ही अधिक होती है। अगर उसी प्रकार से आवेश है कि अगर धन आवेश है तो ध्रुवण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना बड़ा होगा उतना ही ध्रुवण की मात्रा कम होगी, और जितना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोटा होगा ध्रुवण की मात्रा उतनी ही कम होगी। तो इस प्रकार से हम फायंस नियम के द्वारा
द्वारा ध्रुवणता की क्षमता को ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कि फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश ये क्या है? हम जानते हैं कि परमाणु विद्युता उदासीन होता है, लेकिन उसके वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन के आ जाने से या चले जाने से उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। वह आवेश अलग अलग परमाणु पर अलग अलग मापा गया है, अलग अलग परमाणुओं पर अलग अलग प्रकार का आवेश पाया गया है, भले ही वो एक ही यौगिक में क्यों ना वे हो। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, तो सल्फर पर थर्मल आवेश दूसरा होगा और ऑक्सीजन पर थर्मल आवेश का मान दूसरा होगा। तो इस तरह से थर्मल आवेश को हम ज्ञात करके उसके आकृति का निर्धारण किया जाता है। कैसे? थर्मल आवेश का मान होता है कि उसके वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं, उसका उसी के आधार पर थर्मल आवेश का निर्धारण किया जाता है। तो थर्मल आवेश Fc क्या होता है कि वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या वायतन कोश को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। हम वैलेंस सेल को भी मान सकते हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या डायरेक्ट लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये हुआ माइनस बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई जरूरी है कितने वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन सब भाग लें? नहीं। और इसके बाद क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनका आधा बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा मान जो होगा वो फॉर्मल। चलिए, हमने सल्फर डाइऑक्साइड का उदाहरण लिया था, तो सल्फर डाइऑक्साइड को देखते हैं कि सल्फर क्या करता है। सल्फर अपना जो है, सल्फर के वायतन कोश में कई इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ अपना बना करके हम यहाँ बनाते हैं। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। इसने क्या किया? एक से साझा किया है और एक से साझा नहीं किया है। इस प्रकार से सबके वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो थर्मल आवेश क्या कहलाता है? अगर हम सल्फर का निकालना चाहते हैं, Fc थर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? सल्फर के बाहरी कोश में कई इलेक्ट्रॉन, तो पता चला 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर बंध निर्माण में भाग लेने वाले, ना लेने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बंध निर्माण में भाग ना लेने वाले हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर भी भाग ले रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ बंध निर्माण में भाग ले रहा है। यद्यपि शेयरिंग करके बंध निर्माण कर रहा है और ये डोनेटिंग करके बंध निर्माण कर रहा है, लेकिन बंध निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो कितने ना लिए? ये इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध निर्माण में भाग नहीं लिया है, तो यहाँ -2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए थे? 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2 साझा किए थे और 2 को उसने डोनेट किया था अगले ऑक्सीजन को, तो 1 4 और 1 4 कर दिया, 2 हो गया। तो बराबर क्या हुआ? 6 - 4 = 2।
तो सल्फर पर कितना थर्मल चार्ज हुआ? 2। क्लियर है कि सल्फर के वास्तव में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ग्रहण करता है, इसलिए इस पर थर्मल चार्ज का मान 2। इसी पर भी हम थर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए ऑक्सीजन पर अगर निकाल, दोनों ऑक्सीजन पर बराबर है, ऑक्सीजन Fc ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? तो ऑक्सीजन के वास्तव में 6 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिए, कितने? 4 नहीं भाग ले रहे हैं, 4 नहीं भाग ले रहे हैं, और भाग कितने ले रहे हैं? 2 भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं। भाग ना लेने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो Fc का मान क्या हो गया? 6 - 4 - 1, 6 - 5 बराबर 1। इस ऑक्सीजन पर थर्मल आवेश का मान 1 है। इस ऑक्सीजन पर भी थर्मल आवेश का मान समान होगा। दोनों ऑक्सीजन पर थर्मल आवेश का मान समान होगा, यद्यपि एक जो है साझा कर रहा है और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट मान बना रहा है। तो इस तरह से थर्मल चार्ज का मान हम निकाल लेते हैं। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं थर्मल आवेश। ऑक्सीजन O3 ओजोन है, ओजोन में ऑक्सीजन ने क्या किया था? इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी डाट के देखा तो नहीं पता चलेगा कौन किसका इलेक्ट्रॉन है, क्लियर नहीं होगा, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉनों में हर तत्व एक है। ऑक्सीजन एक तत्व है, सब में इलेक्ट्रॉन समान होगा, लेकिन कौन किसका है, किससे साझा हो रहा है, किसको डोनेट किया जा रहा है, यह सब होना आवश्यक है। तो ये किसी एक से साझा कर दें, साझा करके दोनों अपने अष्टक इलेक्ट्रॉन को पूरा किए और 2 इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑक्सीजन को भी इसने क्या किया? डोनेट कर दिया। आइए ये अगर पहला पर ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है, तो पहले ऑक्सीजन पर Fc ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन सब? 6। कितने शेयरिंग कर रहे हैं? बंध ना, भाग निर्माण में ना भाग लेने वाले कितने नहीं भाग ले रहे हैं? 2। कितने भाग ले रहे हैं? 4। कितने भाग ले रहे हैं? 4। इनको काट दिया गया तो हो गया 6 - 4 बराबर। और इन ऑक्सीजनों पर फर्स्ट और थर्ड पर Fc ऑफ फर्स्ट, सेकेंड पर सेकेंड पर क्या हो जाएगा? वही 6 इलेक्ट्रॉन वाइब्रोकोष में भाग लेने वाले, भाग ना लेने वाले 4 और भाग लेने वाले 2, काट दो तो कितने हो गए? 6 - 5 बराबर 1। तो अलग अलग समान प्रकार के होते हुए भी तत्वों में थर्मल आवेश का मान अलग अलग प्राप्त हो जाता है। थर्मल आवेश के द्वारा हम यौगिक की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी इसके साथ साझा करेगा तो कभी इसके साथ साझा करेगा, दोनों के साथ कोई किसी प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दोनों के थर्मल आवेश के मान समान हो जाते हैं। यहाँ भी अगर हम निकालेंगे अगले ऑक्सीजन का भी तो थर्मल आवेश का मान समान था, हमने बताया। तो ये सल्फर चाहे साझा करे, चाहे किसी को इलेक्ट्रॉन दे, चाहे सहसंयोजी बंध बनाए, चाहे उपसहसंयोजी बंध बनाए, किसी के साथ कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता है, सबको किसी न किसी प्रकार से सेटिस्फाइड करता है। थर्मल आवेश का मान सभी में समान पाया जाता है सेंट्रल एटम के अलावा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि थर्मल आवेश क्या है, इसका उपयोग क्या है, और पायल्स रूल क्या था, ध्रुवण की मात्रा किन पर निर्भर करती है, और अष्टक नियम के अपवाद क्या है। आगे की बातें
अगले टर्म में।